गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की ज्योग्राफी में आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में हम किसकी बात करते हैं? भू प्रबंधन की बात करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल फेज में अगर हम उत्तराखंड को भी छोड़ देते हैं तो हम इन जनरल अगर देखते हैं तो लैंड सेटलमेंट्स को लेके अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो लैंड सेटलमेंट्स पहले क्राउनशिप से पहले यहाँ पे हो रहे थे तो वो एक बुक पे बेस्ड थे जिसका नाम था मनुस्मृति। क्या नाम था? मनुस्मृति। मनुस्मृति के बेस पे आपका लैंड सेटलमेंट हुए। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना था? उसी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग आपका जो क्या था वहां पे मेजरमेंट टेक्निक्स थी उन्हीं को हम यूज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे क्राउनशिप आई तो उस क्राउनशिप के आने के बाद हमारे पास कई किंग्स आए, ठीक है, कई इन्वेडर्स आए जिन्होंने फिर क्या किया? लैंड के मेजरमेंट के लिए नई नई यूनिटें डेवलप करके दी। अगर मैं उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि हमारे पास दो डायनेस्टीज हैं जो वर्क कर रही हैं एक साथ। ठीक है, एक सेकंड ना, एक का नाम था परमार और एक का नाम था चंद। परमार और एक का नाम था चंद। परमार को आप क्या कहते हो? पंवार भी कहते हो। तो ये जो परमार डायनेस्टी का टाइम पीरियड है इसको अगर हम देखते हैं उत्तराखंड में तो ये था आपका 888 एडी से लेके कहां तक? आपका 1949 तक। अगर मैं प्रिंसली स्टेट को ऐड करके देखता हूं और अगर मैं प्रिंसली स्टेट को नहीं ऐड करता हूं तो हम इसको बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं दो पार्टों में। जैसे हमने कहा 888 एडी से लेके 1804 तक और फिर 1815 से लेके आपका 1949 तक। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से लेते हो इसको, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें परमार डायनेस्टी का एक रूलर अजयपाल ने कई सारे आपके जो है वर्क किए थे, सोशल रिफॉर्म्स किए थे, उत्तराखंड को उसका यूनिटिफिकेशन किया था, यूनाइट किया था उत्तराखंड को। और उत्तराखंड में उसने एक ट्रेडिशन निकाला था जिसको हम क्या कहते थे? देवली पाथा। ठीक है, जिसको हम धर्मोपाथा भी कहते थे, जिसको हम पाथा कस्टम भी कहते थे। और वो लैंड के मेजरमेंट को लेके नहीं था, वो किसके मेजरमेंट को लेके था? वो अनाज सीरियल्स के मेजरमेंट को लेके था। तो मीन्स मेजरमेंट की टेक्निक्स हैं, चाहे वो आपका लैंड की हो, चाहे वो आपका सीरियल क्रॉप्स की हो, अनाजों की हो, वो कहीं ना कहीं क्राउनशिप के टाइम पे तो आई हैं। तो परमार डायनेस्टी के टाइम पे भी कई सारे रिफॉर्म्स हुए, सोशल रिफॉर्म्स हुए, उनमें आपका कई सारे लैंड रिफॉर्म्स भी हुए जिससे लोगों को पता चला कि उनकी लैंड का बेसिकली क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चंद डायनेस्टी में अगर देखें तो चंद डायनेस्टी भी हमारे पास एक ऐसी डायनेस्टी है जो कुमाऊं में रूल कर रही थी। और कुमाऊं में रूल करने वाली इस चंद डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम शायद आपको पता हो। ठीक है, क्या नाम था? जिसने पहली बार आपका यहाँ पे लैंड सेटलमेंट करवाया था? रत्नचंद। क्या नाम था? रत्नचंद। ये जो रत्नचंद था ये किसका आपका सन था? भारती चंद का सन था रत्नचंद। और भारती चंद का जो सन रत्नचंद था इसने उत्तराखंड में कुमाऊं में फर्स्ट लैंड सेटलमेंट कराया, लैंड का मेजरमेंट करवाया विद द हेल्प ऑफ अ ऑफिसर जिसका नाम क्या है? हिंदी किताबों में लिखोगे तो जिंदा केतल लिखा होगा। और ऑफिशियली आपका जो हमारे पास क्या है आपका बेटर बुक्स हैं, उन बुक्स में आपका देखें तो उसका नाम है आपका जैदा किराल। क्या नाम है? जैदा किराल। तो कुमाऊं में लैंड सेटलमेंट करने वाला चंदों का जो पहला किंग निकल के आता है उसका नाम क्या बताया मैंने? रत्नचंद, जिसने आपका जैदा किराल की हेल्प से आपका क्या कहता है? लैंड सेटलमेंट किया। चंदों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो चंदों का जो टाइम पीरियड था बच्चों वो हमारे पास लगभग 700 एडी से लेके कब तक था? 1790 तक था। 1790 का जो ये टाइम पीरियड है, 1790 का जो टाइम पीरियड है, 1790 में आपको पता है कि गोरखास ने गढ़वा कुमाऊं पे अटैक किया। और कुमाऊं पे जो अटैक करने वाला गोरखा किंग था उसका नाम क्या था? रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह इन्वेडेड गढ़वाल कुमाऊं इन 1790। और 1790 में जब आपका गोरखास ने अटैक किया कुमाऊं को तो अल्मोड़ा में एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है हवालबाग। हवालबाग का बैटल हुआ और उस हवालबाग के बैटल में चंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था महेंद्र चंद, उसकी डिफीट के साथ ही चंद डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। तो डेफिनेटली अब ये जो गोरखास आए यानी जो नेपाली आए, इन गोरखास ने उत्तराखंड में लैंड सेटलमेंट किए फिर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहां इन्वेजन किया था? कुमाऊं में। तो कुमाऊं में जब इन्वेजन किया तो कुमाऊं में गोरखास का जो पहला सूबा अपॉइंट हुआ, सूबा मींस आपका सूबेदार अपॉइंट हुआ, एक आर्मी ऑफिसर अपॉइंट हुआ, उसका नाम था जोगमल्ला। क्या नाम था? जोगमल्ला। जोगमल्ला। ये जो जोगमल है, इस जोगमल को जब इन्होंने एज अ सूबा अपॉइंट किया या सूबेदार अपॉइंट किया तो इस जोगमल्ला ने कुमाऊं में गोरखों का पहला लैंड सेटलमेंट करवाया। ठीक है, तो 1791 में ही परफॉर्म द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट ऑफ गोरखास इन द एरिया ऑफ कुमाऊं, जोगमल्ला ने। तो ऐसे ही आपका गोरखा ने फिर गढ़वाल को भी अटैक किया।
और गढ़वाल पे उन्होंने जो अटैक किया था वो 1791 पे किया, 91 में किया, और फिर लंगूरगढ़ का बेसिकली आपका क्या किया, उसको इनसर्किल किया। लंगूरगढ़ का घेरा नाम सुना होगा आपने 1792 में, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पाया गढ़वाल को। 1804 में आते हैं, और 1804 में आपको पता होगा कि गोरखास ने देहरादून में खुड़बुड़ा का नाम सुना होगा आपने। खुड़बुड़ा के फील्ड में आपका एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा। उसी खुड़बुड़ा में परमार डायनेस्टी के एम्पायर प्रद्युम्न शाह की डेथ हुई, और उसी डेथ के साथ गढ़वाल में भी गोरखा रूल स्टार्ट हुआ। और गोरखा रूल के स्टार्ट होने के बाद अब गढ़वाल में भी हमें क्या करवाना है, एक लैंड सेटलमेंट करवाना है, ठीक है, लैंड का मेजरमेंट करवाना है। और इस लैंड के मेजरमेंट को गढ़वाल में कराया इन्होंने 1811-12 में। यानी गोरखास ने गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों में लैंड सेटलमेंट करवाया। गढ़वाल में जो लैंड सेटलमेंट, कुमाऊं में जो लैंड सेटलमेंट कराया, मैंने कहा किसने करा था, जोगमल्ला, द फर्स्ट सूबा ऑफ गोरखास इन द एरिया ऑफ कुमाऊं। ऐसे ही गढ़वाल में जो लैंड सेटलमेंट हुआ, उस लैंड सेटलमेंट में जो पर्सन इन्वॉल्व था उसका नाम था आपका काजी बहादुर भंडारी। क्या नाम था, काजी बहादुर भंडारी। उसने आपका क्या कर दिया, यहाँ पे लैंड सेटलमेंट कर दिया। मैंने नाम नहीं लिखे, नाम आपको जो है कंटेंट में मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। जब गोरखास ने उत्तराखंड पे रूल किया, तो उत्तराखंड में गोरखास के रूल को तुम्हें पता होगा कि उत्तराखंड की हिस्ट्री का क्या कहते हैं, इसको काला अध्याय कहते हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री का ब्लैक एरा कहते हैं। एक ऐसा एरा जिनका बेसिकली जो रूल था वो आर्मी बेस्ड रूल था, और इस आर्मी बेस्ड रूल में आपका उन्होंने जो जस्टिस लाया वो बहुत ही सिंपल जस्टिस था, ठीक है, लेकिन आपका क्या था, अनजस्टेबल था, ठीक है। यानी आपका जस्टिस तो था, ठीक है, लेकिन उस जस्टिस को अगर देखेंगे तो हम कहते हैं वो क्या नहीं था, वो आपका जो है लीगल नहीं था, ठीक है। लीगल उनके लिए था लेकिन हमारे लिए नहीं था। सिंपल कैसे था, मैंने कहा किसी पर्सन ने आपका क्या कर दिया, चोरी कर दी, तो उसको आपका कह दिया कि जब जब लोहे की रॉड को पकड़ ले, रेड आपका हॉट रॉड को पकड़ ले, ठीक है, उसको आपका जो है कह दिया कि गर्म गर्म आपका जो तेल है उसमें अपने हाथ डाल दे। तो अगर किसी ने चोरी नहीं की है, अब वो कोई समोसे तलने वाला तो था नहीं कि वो एक्सपर्ट हो गया, तेल में डाल के हाथ नहीं आपके गलेंगे, है ना। तो ये ऐसे काम कर रहे थे, जिसको तैरना नहीं आ रहा उसको पानी में डुबो रहे हैं, है ना, जहर खिला रहे हैं। ऐसे कई सारे आपका उन्होंने काम किए, जिसकी वजह से हम कहता हूं कि जस्ट कहते हैं कि जस्टिस तो सिंपल था लेकिन अतार्किक था, ठीक है। वो आपका क्या था, वो आपका बेसिकली आपका क्या नहीं था, वो आपका जैसे हमारे पास सिविल रूल चलता है या बेसिकली आपका जो जस्टिस हमारा कोर्ट के थ्रू होता है वैसा जस्टिस नहीं दिख रहा था हमें। तो अब इन गोरखास को रिप्लेस करने के लिए फिर आपका जो है कहीं ना कहीं किसकी एंट्री हुई, ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई। अब ब्रिटिशर्स की एंट्री भी आपका जो हो रही है वो 1814 में हो रही है, और 1814 में आपका फिर देहरादून, आपका देहरादून में आपने नाम सुना था नाला पानी। नाला पानी, नाला पानी आपका वो एरिया जहाँ पे गोरखास का क्या था, आपका बहुत बड़ा फोर्ट हुआ करता था, दुर्ग हुआ करता था। खलंगा का नाम सुना होगा, खलंगा मीन्स फोर्ट ही होता है, दुर्ग गोरखाली लैंग्वेज में। तो खलंगा का जो एरिया था वो गोरखास का एरिया था। ब्रिटिशर्स ने अटैक किया। अब ब्रिटिशर्स ने जो अटैक किया वो आपका 1814 में अटैक हुआ, और 1814 के अटैक में नाला पानी के बैटल में ब्रिटिशर्स का एक बहुत फेमस कमांडर था जिसकी डेथ हो गई, क्या नाम था, रॉबर्ट रॉलो जिलेस्पी। गोरखास का जो कमांडर था जिसका नाम था बलभद्र थापा, वो भाग गया यहाँ से। ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई लेकिन उनका एक बहुत फेमस कमांडर की क्या हो गई, उसमें डेथ हो गई। तो अब गोरखास की डिफीट जब हुई उत्तराखंड में, तो उन गोरखास की डिफीट के बाद ब्रिटिशर्स ने आपका बेसिकली क्या कर दिया, उत्तराखंड को कैप्चर कर लिया, है ना। ब्रिटिशर्स ने क्यों कैप्चर किया उत्तराखंड को, क्योंकि उत्तराखंड का जो क्लाइमेट था वो आपका शूट कर रहा था किसके, यूरोप के क्लाइमेट को, है ना। वो भी तो ठंडे इलाकों में रहते थे, उनको भी ठंडे इलाके चाहिए थे, तो उन्होंने मसूरी और पौड़ी, चक्राता, नैनीताल जैसे एरियाज आपका डेवलप किए, राइट। तो यहाँ पे जो ये ब्रिटिशर्स आए, इन ब्रिटिशर्स ने फिर गढ़वाल का भी तो डिवीजन किया। अब ये मैप देख रहे हो तुम, गढ़वाल, ये वाला मैप, इस मैप की अगर मैं बात करता हूँ तो इनिशियल फेज में जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया यहाँ पे गढ़वाल पे, सॉरी जो गोरखास पे अटैक किया गढ़वाल पे, वो उनका पर्पस क्या था, उनका पर्पस था सुदर्शन शाह की हेल्प करना था, क्योंकि सुदर्शन शाह वाज द पर्सन जो कि परमार डायनेस्टी का एक क्या था, एक प्रिंस था, और वो अपने लॉस्ट एम्पायर को रिकैप्चर करना चाह रहा था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आपका क्या कर दिया, यहाँ पे डिप्लोमेसी दिखाई, और उस डिप्लोमेसी में ब्रिटिशर्स ने आपका उसकी हेल्प तो कर दी, लेकिन हेल्प के बाद आपका बैटल लॉस का एक बहुत बड़ा अमाउंट उनसे मांग लिया। अब एक आदमी जो 1804 से 1804 से खुड़बुड़ा के बैटल से 1815 तक बेचारा हरिद्वार में कनखल, मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर जैसे एरिया में भटक रहा था, उसके पास कहां से आता 25 से 30 लाख रुपए का आपका अमाउंट। उसने बोला कि नहीं है। यही रीजन था कि इन्होंने क्या कर दिया, उत्तराखंड का डिवीजन कर दिया, गढ़वाल का डिवीजन कर दिया। और गढ़वाल के डिवीजन में आपका क्या हो गया, एक तो हमारे पास ये कुमाऊं है, कुमाऊं तो रहने दो इधर, इन्होंने बीच का जो पार्ट था इस पार्ट को क्या नाम दे दिया, ब्रिटिश गढ़वाल नाम दे दिया। और ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, इस वेस्ट पार्ट को क्या कह दिया, टिहरी पेनिनसुला स्टेट कह दिया।
तो अब ये जो गोरखास है, ये ब्रिटिशर्स है, इन ब्रिटिशर्स ने अपना जो पहला यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर अपॉइंट किया था, उसका नाम था ई गार्डनर। क्या नाम था? ई गार्डनर। एंड ई गार्डनर वाज द फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर ऑफ ब्रिटिशर्स, जिसने फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर रहते हुए पहला लैंड सेटलमेंट भी करवाया था ब्रिटिशर्स का। तो ध्यान रखना कि ब्रिटिशर्स की जब एंट्री होती है उत्तराखंड में, तो ब्रिटिशर्स की एंट्री होने के बाद हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का फर्स्ट लैंड सेटलमेंट जो हुआ 1815, ठीक है, और 16 भी लिखते हैं इसको कई बार, 1815 16, क्योंकि 15 के बिल्कुल लास्ट में हुआ था। इस लैंड सेटलमेंट को करवाने वाला जो पर्सन था वो कौन था? कुमाऊं का पहला कुमाऊं कमिश्नर था, जिसका नाम था ई गार्डनर। ब्रिटिशर्स का पहला कुमाऊं कमिश्नर था ई गार्डनर। ठीक है, ये जो आपका इसने लैंड सेटलमेंट कराया था, ठीक है, भू आपका जिसको हम बंदोबस्त कहते हैं, ये इसने अकेले नहीं किया था, इसके साथ एक पर्सन था जिसने इसकी हेल्प की। बता सकते हो कौन था वो पर्सन? विलियम ट्रेल, सेकंड कुमाऊं कमिश्नर। आपको पता है कि जब ये हमारे पास पर्सन ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर बनता है 3 मई 1815 को, तो ये जो टाइम पीरियड था, ये बेसिकली वो टाइम पीरियड था जब पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा थे। कुमाऊं कमिश्नर को इसलिए थोड़ी अपॉइंट करा था कि केवल उसको पॉलिटिकल इशू देखने, उसको तो डेवलपमेंट के काम भी करने थे ना। तो डेवलपमेंट के काम कहां से होते हैं? गढ़वाल का डिवीजन करना है, कुमाऊं कमिश्नरी को बनाना है, ब्रिटिश गढ़वाल को देखना है, ऐसी कई सारी चीजें थी। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल आपका जो हमारे पास क्या थे, जो यहाँ पे वर्क थे, उनमें आपका जो है इंगेज हो गया। इसी वजह से गढ़वाल का या कुमाऊं का डिवीजन बेसिकली क्या नहीं हो पाया, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। बट इसकी हेल्प के लिए एक पर्सन भेजा उन्होंने, जिसका नाम क्या था? ई गार्डनर के बाद विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल की हेल्प से ई गार्डनर ने पहला लैंड सेटलमेंट करवाया था। कब करवाया था? 1516 में करवाया था। तो ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स का पहला आपका जो लैंड सेटलमेंट हुआ था 1815-16 में हुआ था, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, मतलब ई गार्डनर। लेकिन ई गार्डनर ने किसकी हेल्प ली? विलियम ट्रेल की, सेकंड कुमाऊं कमिश्नर की हेल्प ली। तो जो फ्यूचर में बनेगा, इसके आगे बनेगा। इसके बाद ई गार्डनर के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि ई गार्डनर आपका मई में वो कुमाऊं कमिश्नर बना, और मार्च अप्रैल में ही वाज शिफ्टेड टू काठमांडू। उसको नेपाल में आपका बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया, आपका शिफ्ट कर दिया, क्योंकि नेपाल के साथ भी आपका क्या हुआ था? सिंगोली की ट्रीटी हुई थी। सिंगोली की ट्रीटी के आपका किस के पर्पज से उसको कहां भेज दिया? नेपाल में सार्जेंट बना के भेज दिया। तब विलियम ट्रेल आया यहाँ पर। और विलियम ट्रेल की जब एंट्री होती है बच्चों, तो विलियम ट्रेल वैसे भी आपका बहुत ज्यादा फेमस है उत्तराखंड में। विलियम ट्रेल जो कि सेकंड कुमाऊं कमिश्नर था, ठीक है, ही वाज फेमस फॉर द 7 लैंड सेटलमेंट जो उसने अपने टेन्योर में किए। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास जो कुमाऊं कमिश्नर निकल के आएगा, जिसका नाम हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? विलियम ट्रेल बता रहे हैं। इस विलियम ट्रेल का जो टेन्योर था वो था हमारे पास 1816 से लेके 1835। और इस 1816 से लेके 1835 के इस टाइम पीरियड में इसने क्या किया उत्तराखंड में? फिर आपका 7 लैंड सेटलमेंट किए, यानी 7 भू बंदोबस्त किए। और इन लैंड सेटलमेंटों में जो पहला लैंड सेटलमेंट किया उसने सिंगल ईयर 1 ईयर के लिए किया। दूसरा जो लैंड सेटलमेंट किया वो 3 ईयर्स के लिए किया। ठीक है, तो पहला जो लैंड सेटलमेंट था वो आपका 1817-16 का, पहला 15 में हुआ, दूसरा 16 में हुआ, तीसरा जो हुआ वो आपका कब? 17 में। और 17 में जो लैंड सेटलमेंट हुआ था, उस लैंड सेटलमेंट में बहुत सारे काम हुए हैं। ठीक है, ये छोड़ दो, अभी टोटल 12 हुए, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। बस इतना है कि ये हमारे पास जो पर्सन है जिसको हम क्या कहते हैं? विलियम ट्रेल है। इसने कितने लैंड सेटलमेंट किए थे? 7 लैंड सेटलमेंट्स किए थे। अब इन 7 लैंड सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो आगे पहले स्लाइड में आते हैं, आगे की स्लाइड में दिखाता हूं मैं तुम्हें। यहाँ एक सेकंड है, यहाँ जाओ, विलियम ट्रेल। कई बच्चे हैं यहाँ पे जो पटवारी की तैयारी करते हैं, है ना, करते हैं, पटवारी यानी रेवेन्यू पुलिस का काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ? जॉर्ज विलियम ट्रेल की बात करता हूँ, जो कुमाऊं कमिश्नर है हमारे पास, सेकंड कुमाऊं कमिश्नर, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ आपका, जिसने 7 लैंड सेटलमेंट्स किए। इन 7 लैंड सेटलमेंट्स में आप देख सकते हो कि एक लैंड सेटलमेंट आपका 16 में हो चुका है। अब एक लैंड सेटलमेंट और जो कर रहा है वो आपका वो कर रहा है 17 में। और 17 का जो लैंड सेटलमेंट है बच्चों, इस लैंड सेटलमेंट का इसलिए रोल बढ़ जाता है क्योंकि उत्तराखंड में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किसको लेके? रेवेन्यू पुलिस को लेके, है ना। उत्तराखंड में आपका किसको लेके? आपका रेवेन्यू। आपने देखा होगा कि इंटीरियर में आज भी पटवारियों को अपॉइंट करते हैं, और वो पटवारी क्या करते हैं? वहां पे सिक्योरिटी का काम भी करते हैं और रेवेन्यू का, वो पुलिस का काम भी करते हैं, जमीन की नाप छाप भी करते हैं, राइट। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ ब्रिटिशर्स हु, ठीक है, अपॉइंटेड पटवारीज इन द एरिया ऑफ हिल्स। ठीक है, किस चीज के लिए? रेवेन्यू पुलिस के लिए। तो इस लैंड सेटलमेंट में जो उसने 17 में लैंड सेटलमेंट किया था, इस लैंड सेटलमेंट के थ्रू आपका क्या हुआ? पटवारी की आपका जो पोजीशन थी वो आपका डेवलप हुई। लेकिन ये क्या पटवारी हमारे पास क्या हमें कह सकते हैं स्किल्ड थे? अनस्किल्ड पटवारी, यानी अप्रशिक्षित पटवारियों को। आज देखते हो तुम पटवारियों को, पहले तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद पटवारी की 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है ना। तो ये जो पर्सन था इसने पटवारी तो अपॉइंट कर दिया, लेकिन पटवारी को अपॉइंट करने में आपका बेसिकली इनको क्या नहीं दिया? इनको ट्रेनिंग्स नहीं दी,
जिसकी वजह से फिर रेवेन्यू कलेक्शन आपका जो है उसमें क्या हुआ, करप्शन हुआ, या इन लोगों को रेवेन्यू कलेक्ट करना आया नहीं, लैंड का मेजरमेंट करना आया नहीं, तो फ्यूचर में बैकेट आएगा। बैकेट में फिर आपका क्या करना है, बैकेट आपका यहाँ पर स्किल्ड पटवारियों को प्रमोट करने का काम करेगा, यानी प्रशिक्षित पटवारियों को वो आपका अपॉइंट करने का काम करेगा। ये यहाँ पे पूछ लेता है एक काम। अब इसने ऐसे ही आपके कई सारे लैंड सेटलमेंट किए इसके, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंड सेटलमेंट निकल के आता है बच्चों, उसको हम कहते हैं नजरअंदाजी लैंड सेटलमेंट। ठीक है, इसी लैंड सेटलमेंट को हम बेसिकली एक और नाम देते हैं 80 साला लैंड सेटलमेंट। अब इसको हम कह रहे हैं नजरअंदाजी लैंड सेटलमेंट, इसको कह रहे हैं 80 साला लैंड सेटलमेंट। तो ये चीज समझ में कहां आ रही है कि यार 80 साला लैंड सेटलमेंट क्या हुआ। 80 साला लैंड सेटलमेंट आपका जो हो रहा है, पहले मैं डेट लिख रहा हूं, मैंने कहा ये आपका 1823 में हुआ। 1823 आपका, ये आपका कौन सा, ये ईस्वी है, एडी है। अब इस ईस्वी को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, विक्रम संवत में, है ना। तो विक्रम संवत में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या ऐड करते हैं, 57, और 57 जब ऐड करते हो तो कितना आता है, ये 1880। इसीलिए तो 80 साला बंदोबस्त कहते हैं इसको। यानी संवत कौन सा था, विक्रम संवत 1880, राइट। और अगर ईयर की मैं बात करता हूं तो 1823, ये कन्वर्जन है एक्चुअली। इसको संवत में आज जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम कहते हैं 2026 है, तो 2026 को अगर हम किस में कन्वर्ट करना चाहिए, संवत में कन्वर्ट करना चाहिए, विक्रम संवत में। 8 7 6 6 12 13 5 2 7 1 8, इसको हम संवत में ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। अब इस 80 साला बंदोबस्त में क्या हुआ, इस 80 साला बंदोबस्त में वो चीज हो गई जो आज तक नहीं हुई थी, है ना। नहीं, ऐसे ही है, क्योंकि कई लोग आपका संवत में लेके चलते हैं ना चीजों को। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में आपका हमारे पास नहीं आता, जैसे गुप्त संवत आता है, शक संवत आता है ना, ऐसे। तो उसको बेस पे आपका जो हम कहते हैं किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। इस 80 साला बंदोबस्त के नाम से पूछता है इसको। अभी जो लैंड सेटलमेंट हुआ, इस लैंड सेटलमेंट में ऐसा क्या हुआ, अभी तक क्या होता था गांव में, तुम गांव में कभी जाओगे ना तो गांव में नहीं कहते कि चल यार खेत बदल देते हैं, है ना। मैंने क्या किया, पड़ोसी के साथ खेत बदल दिया, लेकिन उस खेत का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया, है ना। आज क्या होता है, आज आपका जो है तुम्हें पता है 1 इंच की आपका वैल्यू है, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉलर पकड़ने लगते हैं। क्यों, क्योंकि हम आपका हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। तो इनिशियल फेज में देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लैंड। लोगों को अपनी गांव की बाउंड्रियों का तक कभी पता नहीं था, है ना। वो केवल आपका क्या अप्रोक्सीमेट आपका, भाई हाँ वहां तक हमारा एरिया है, वहां तक हमारा गांव है, इस तरह से होता था। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इस 80 साला बंदोबस्त के थ्रू जो लैंड सेटलमेंट किया, जो भू बंदोबस्त किया, इस भू बंदोबस्त के तहत गांव की जो बाउंड्रीज थी वो फिक्स कर दी गई विद डॉक्यूमेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ कानून को और थोकदार। ठीक है, थोकदार जनरली आपका क्या, ये जो किंग होते थे थोकदार को अपॉइंट करते थे, बेसिकली एक तरह के फ्यूडल राजाओं के आपके बेसिकली नीचे काम करने वाले जो लोग थे। ठीक है, कानून गो पटवारी से ऊपर होता है, राइट। तो ये जो थोकदार हैं, कानून गो और कौन आ गए, पटवारी आ गए, इन सब की हेल्प से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपका गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया, और इसी डॉक्यूमेंटेशन के बाद गांव की नाप छाप की। उसके बेस पे लोगों को पहली बार डॉक्यूमेंटेड वे में पता चला कि उसकी लैंड कहां से कहां तक आपका क्या है, आपका लोकेटेड है। ठीक है, इसी को फिर हमने नजरअंदाजी बंदोबस्त का नाम दिया। किताबों में लिखा है नजरअंदाजी बंदोबस्त। पहले नजरअंदाजी तो करते थे हम, हाँ भाई ये एरिया उसका, वो एरिया उसका, उसके बेस पे आपका लैंड सेटलमेंट हुआ। खाता खतौनी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन थोड़ा आगे लाएंगे हम लोग, है ना। मतलब डॉक्यूमेंटेशन खाते तो आएंगे, खतौनी भी आएगी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो ना कि डॉक्यूमेंटेड वे में हम खाता खतौनी, अगर मैं कहूँ कि भाई आज किसी का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करते हो, पहले आप अपने तहसील में जाते हो, तहसील से पेपर निकालते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आपका कि खाता खतौनी का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर बेसिकली आपका किसका, जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड वर्जन का कॉन्सेप्ट है, वो किससे आ रहा है, विलियम ट्रेल से आ रहा है। एक बात। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद आपका इसने कई और लैंड सेटलमेंट किए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लैंड सेटलमेंट यही है। और दूसरा आपका मैंने क्या कहा, पटवारियों का अपॉइंटमेंट, 2 है। अब यहां से आगे आओ, हम आते हैं एक बीच में हैलेट बैटन पे। हैलेट बैटन आपको पता होगा कि ये भी बहुत फेमस कुमाऊं कमिश्नर था, जिसने एग्रीकल्चर का प्रमोशन किया, है ना। उत्तराखंड में इसने एग्रीकल्चर के लिए नहरों का फॉर्मेशन करवाया, कैनल्स की फॉर्मेशन करवाई। ही वाज द पर्सन जिसने हैलेट के टाइम पे ही हमने कई जगह देखा कि जो टी के गार्डन्स थे वो आपका डेवलप हुए, राइट। तो ये जो हैलेट बैटन है, इस हैलेट बैटन के टाइम पे फिर एक और लैंड सेटलमेंट हुआ, जिसका नाम क्या था, खसरा, है ना। आप देख सकते हो कि कई बार आपका क्या है, आपसे खसरा आपका जो है मांग लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं कि खसरा आपका, भैया आपका डॉक्यूमेंट कहां से कहां तक है। तो ये खसरा लैंड सेटलमेंट करने वाला जो पर्सन था वो हैलेट बैटन था। टोटल हमारे पास जो लैंड सेटलमेंट हो गए वो हो गए मिला के 8। ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो लैंड सेटलमेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें मेंस में क्वेश्चन आता है, अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया वो प्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था, ठीक है, 1823 में कौन सा बंदोबस्त हुआ था, नजरअंदाजी किसने किया था, पटवारी इसका अपॉइंटमेंट किसने किया था, स्किल्ड पटवारी इसका अपॉइंटमेंट किसने किया था,
ये जो लैंड सेटलमेंट है, ये लैंड सेटलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंड सेटलमेंट है। बैकेट आया, बैकेट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कुमाऊं कमिश्नर आया था उसका नाम था हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो कुमाऊं कमिश्नर बना बच्चों, ये कुमाऊं कमिश्नर बना था 1856 से लेके 1884 और 1856 से 1884 का जो ये कुमाऊं कमिश्नर है, इस कुमाऊं कमिश्नर के टाइम पे उत्तराखंड का कुमाऊं का एरिया एजुकेशन का हब बन गया है ना। आप नैनीताल जाते हो, नैनीताल में कई सारे स्कूल कॉलेजेस आपका इसी के टाइम पे डेवलप हुए हैं, राइट। नैनीताल का सबसे फेमस कॉलेज कौन सा है? शेरवुड कॉलेज वाज डेवलप्ड बाय दिस पर्सन, हेनरी रेमजे, ठीक है। और ये हेनरी रेमजे, आपको पता होगा कि ये कोई छोटा मोटा आपका कुमाऊं कमिश्नर था, ही वाज द पर्सन जिसकी वजह से उत्तराखंड में 1857 का रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हो गया। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो 1857 की रिवोल्ट में अगर देखें तो उत्तराखंड का जो पार्टिसिपेशन था गढ़वाल से तो था ही नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट का रूलर जो था सुदर्शन शाह, वो किसके लिए लॉयल था? ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल था, वो समर्पित रहा किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। लेकिन कुमाऊं से अगर मैं देख रहा हूं तो कुमाऊं में कुछ लोगों ने आपका कहीं ना कहीं रिवोल्ट को आगे बढ़ाने का काम किया, क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। कुछ लोगों के मैं नाम भी ले लूंगा यहाँ पर, जैसे था खान बहादुर खान, काले खां, फजल हक, और तो और उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी जिसको हम क्या कहते हैं? कालू सिंह मेहरा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट इस पर्सन की वजह से, किसकी वजह से? इस हेनरी रेमजे की वजह से 1857 का रिवोल्ट कुमाऊं में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने वहां पे क्या कर दिया, वहां पे आपका बेसिकली उसने जो डिप्लोमेसी थी, उस डिप्लोमेसी में उसने आपका कहीं ना कहीं लोगों को जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लोगों को अरेस्ट करने के बाद क्या कर दिया, वहां पे फांसी लगाना स्टार्ट कर दिया। नैनीताल के एरिया में आज भी एक एरिया बहुत फेमस है फांसी का गधेरा के नाम से। फांसी का गधेरा का मतलब जहां पे वो क्या करता था, उन लोगों को सूली पे चढ़ा देता था, उनको हैंग कर देते थे। मार्शल लॉ लगवा दिया उसने। तो इसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है हमारे पास कुमाऊं कमिश्नर निकल के आता है, क्योंकि इनके इस कामों के साथ साथ अगर मैं देखता हूं तो ये वो पर्सन था जिसने उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम क्या किया था आपका 1867 में नैनीताल में क्या हुआ था पता है आपको? लैंडस्लाइड हुआ था। नैनीताल का फर्स्ट लैंडस्लाइड हुआ था 1867 में। और इस नैनीताल के लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सबसे पहला वर्क करने वाला पर्सन भी हेनरी रेमजे था, ठीक है। हिल साइड सेफ्टी कमिटी वाज डेवलप्ड बाय दिस पर्सन फॉर द, ठीक है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये वो पर्सन है। इसी के टाइम पे नैनीताल में दूसरा लैंडस्लाइड हुआ था 1880 में, सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था नैनीताल का, जिसमें आपका नैनीताल में तल्ली और मल्ली बन गए, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन का एक आपका लैंड सेटलमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? विकेट लैंड सेटलमेंट, ठीक है। रामजी साहब के नाम से फेमस था कुमाऊं में, पता है आपको? रामजी साहब कहते थे, पांडे जी कहते थे इनको, क्योंकि लोगों के किचन में बैठ के जो है कुमाऊनी डायलेक्ट में बातें करके खाना खा रहा है, मतलब लोगों के करीब भी जा रहा है, ठीक है, और साथ साथ में आपका क्या कर रहा है? हमारे अगेंस्ट भी वर्क कर रहा है और लोगों को अपनी फेथ में भी रखा हुआ है, राइट। तो इसके टाइम पे बच्चों एक लैंड सेटलमेंट हुआ था जो 10 ईयर्स के लिए किया गया था, 1863 से लेके 1873 के बीच में लैंड सेटलमेंट है। और इस लैंड सेटलमेंट को हम कहते हैं नाइन्थ लैंड सेटलमेंट, नौवां भू बंदोबस्त, या इसको हम एक और नाम देते हैं आपका विकेट लैंड सेटलमेंट। तो मींस ये जो लैंड सेटलमेंट है जिसको किसने किया था यहाँ पर? हेनरी रेमजे ने करवाया था। इस लैंड सेटलमेंट के लिए इसने जिस पर्सन को अपॉइंट किया था, द नेम ऑफ द पर्सन वाज जी.ई. विकेट, ठीक है। द पर्सन जिसकी लीडरशिप में इसने आपका लैंड सेटलमेंट कराया, द नेम ऑफ द पर्सन इज जी.ई. विकेट। अभी तक जो लैंड सेटलमेंट हो रहे थे वो आपका उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं की हमने यूज, कोई वैज्ञानिक आपका जो है तरीका नहीं यूज किया। लेकिन ये कुमाऊं का, उत्तराखंड का पहला लैंड सेटलमेंट है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का एक ही पर्सन ने लैंड सेटलमेंट किया था। ये फर्स्ट टाइम था कि गढ़वाल का लैंड सेटलमेंट भी एक ही पर्सन कर रहा था, कुमाऊं का लैंड सेटलमेंट भी एक ही पर्सन कर रहा था। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपका क्या कर दिया? जी.ई. विकेट ने किसकी हेल्प से किया था? हेनरी रेमजे की हेल्प से जो लैंड सेटलमेंट किया। इस लैंड सेटलमेंट के बारे में कहते हैं कि सिंक्रोनस तरीके से या फिर वैज्ञानिक तरीके से किया गया उत्तराखंड का पहला लैंड सेटलमेंट। और कुमाऊं और गढ़वाल का किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया लैंड सेटलमेंट कौन सा था? ये विकेट लैंड सेटलमेंट था। अब वैज्ञानिक अप्रोच से आपका हुआ, ठीक है, या फिर आपका हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये किसके थ्रू हुआ? आपका जो है एक ही पर्सन के थ्रू हुआ। तो पहला और लास्ट लैंड सेटलमेंट है जिसमें एक ही पर्सन इन्वॉल्व था। अब इस लैंड सेटलमेंट के थ्रू हमने क्या कर दिया? यहाँ पर आपका लैंड सेटलमेंट में लैंड को डिवाइड कर दिया 5 पार्ट्स में, ठीक है। लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इस 5 पार्ट में डिवाइड की हुई जो लैंड है, इस लैंड को डिवाइड किया जब 5 पार्ट्स में, तो ये लैंड के पार्ट कौन कौन से थे? पहला पार्ट
तलाऊ लैंड पढ़ा था हमने पीछे, तलाऊ भूमि है ना, जो बेसिकली आपका क्या थी, प्लेन लैंड थी। दूसरा हमारे पास है उपरांव अव्वल, प्लेन, प्लेन के बाद आपका स्लोप, फिर उससे बड़ा स्लोप, ठीक है, फिर आपका जंगल की लैंड। तो इसको डिवाइड किया इसने 5 भागों में। मैंने कहा आपका कौन सा था, तलाऊ लैंड थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 और लैंड थी, एक थी उपरांव अव्वल और उपरांव दोयम। उत्तराखंड में आपका लेक्चरर का जब पेपर हुआ था लोक सेवा आयोग ने उसमें पूछ लिया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनइरिगेटेड लैंड, निम्नलिखित में से कौन सी असिंचित भूमि है। वो कौन सी है असिंचित भूमि, उपरांव अव्वल और उपरांव दोयम है, क्योंकि हाईलैंड है। तो पानी की समस्या ये किसके ऊपर आपका डिपेंडेंट है, ये बेसिकली रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उपरांव आपका हमारे पास तलाव भूमि पहली हो गई, प्लेन लैंड, ठीक है, जो नेचुरली आपका क्या है, ये आपका इरिगेटेड है, यानी पानी की समस्या नहीं है, नेचर के थ्रू पानी मिल रहा है। तो ये आपका एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेटर लैंड हुआ करती थी। उसके बाद आपका उपरांव अव्वल, उसके बाद उपरांव दोयम, इजरान, कटील और खील, कटील या खील भूमि है, ये हमारे पास निकल के आती है, ठीक है। और यहां से फिर आपका इन्होंने क्या कर दिया, जो भी अकाउंट होल्डर्स थे यानी जो फार्मर्स थे, उन फार्मर्स के आप देख सकते हो यहाँ पे कि खसरा, खतौनी और शबरा जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट थे उनको और आपका क्या किया, बेटर करने का काम किया, ताकि लोगों की लैंड पे आपका जो है कहीं ना कहीं क्या कोई दूसरा क्या ना कर सके, उसको कैप्चर ना कर सके। तो ही वॉज द पर्सन जिसने एक्चुअली यहाँ पे लैंड सेटलमेंट को प्रमोट करते हुए लैंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्हीं 5 पार्टों में हमें बात करनी है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास कौन सा है, उपरांव लैंड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उपरांव भूमि भी कहते हैं। उत्तराखंड की जितनी भी लैंड्स हैं, उन लैंड्स में अगर हम सबसे बेटर लैंड किसी को कहते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, तो हम इसको कहते हैं आपका उपरांव लैंड। और उपरांव लैंड होगी कौन सी, प्लेन लैंड होगी, रिवर वैली से लगी हुई आपका फ्लैट लैंड होगी, या तराई के एरिया की आपकी फ्लैट लैंड होगी, भाबर के नीचे वाली जो लैंड होगी। बेसिकली आपने तराई के बारे में नाम सुना होगा कि तराई की लैंड जो होती है वो बेसिकली मार्शी होती है, दलदली होती है ना, डेंस फॉरेस्ट डेवलप होता है। उधम सिंह नगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो उत्तराखंड में आपका ये जो लैंड है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, आपका तलाव लैंड कह रहा हूँ, ये एक ऐसी लैंड है जो कहाँ में मिल रही है हमें, मैंने कहा ये आपका बेस एंड बॉटम ऑफ द वैलीज मिल रही है, या आपका तराई के एरिया में मिल रही है। इस लैंड को मैं कह रहा हूँ कि इस लैंड को हमें बेसिकली क्या करना है, नीचे वाली के साथ लाना है। इसके नीचे मतलब यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन में नीचे है, लेकिन इन जनरल अगर मैं देखता हूँ तो मैप में हमें ऊपर दिखाएगी, हाईलाइट दिखेगी। इसके बाद इसके ऊपर जो लैंड निकल के आती है उसका नाम क्या है, उपरांव। एक है उपरांव अव्वल, एक है उपरांव दोयम। तो इसके ऊपर थी उपरांव अव्वल। तो अगर मैं उपरांव अव्वल से इसको कंपेयर करता हूं तो ये 3 टाइम्स मोर आपका फर्टाइल थी, किससे, इस दूसरी लैंड से, जिसको मैं इस मैप इसमें दिखा रहा हूं, ये वाली। तलाव लैंड इज मोर बेटर देन दिस लैंड। कौन सी लैंड, ये आपका जो हमारे पास उपरांव अव्वल थी, क्योंकि अनइरिगेटेड लैंड थी ना, पानी के लिए आपका किस पे, रेन के ऊपर आपका हमें क्या करना पड़ता था, रुकना पड़ता था कि रेन आएगी, बारिश आएगी, तब जाके एग्रीकल्चर होगी। तो यहाँ पे इनका सबका कंपैरिजन होता है फिर आपस में कि सबसे बेटर लैंड कौन सी है। तो सबसे बेटर तो हमारे पास तलाव लैंड आ गई। और आप देखो कि जब ये तलाव लैंड है तो तलाव लैंड में इरीगेशन के लिए आप बताओ क्या क्या होता है, पानी वाली भूमि में क्या क्या होता है, आप खुद बताओ। राइस होता है, पैडी, वीट होता है, बार्ले होता है। उसके अलावा अगर देखूं तो हमारे पास कई तरह की दालें होती हैं, कई तरह की सब्जियां होती हैं, है ना। तो ये हमारे पास सबसे बेटर लैंड है इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं और आगे आता हूं तो अब देखो हमारे पास आपका 2 पार्ट और आते हैं। हमारे पास एक है उपरांव अव्वल और उपरांव दोयम। यही क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि आपका कहां पे आया था, उत्तराखंड में लेक्चर के पेपर में आया था, जिसमें इसने पूछ लिया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आपका क्या, अनइरिगेटेड लैंड ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कौन सा, जीई विकेट। तो जीई विकेट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 2 लैंड है, उपरांव अव्वल और उपरांव दोयम, दोनों आपका ये लैंड वो लैंड है जो बेसिकली क्या है आपका, हमारे पास पहाड़ी लैंड है और असिंचित है, अनइरिगेटेड लैंड है। यानी पानी के लिए डिपेंडेंसी आपका किसके ऊपर है, बारिश के ऊपर है, रेन के ऊपर है, राइट। अब यहाँ पे इनका कंपैरिजन करना है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा सबसे नीचे हमारे पास कौन सी थी, मैंने कहा ये तलाव लैंड थी, तलाव लैंड के ऊपर कौन सी हो गई, उपरांव अव्वल आ गई, इसके ऊपर कौन सी आ गई, उपरांव दोयम आ गई। तो जैसे जैसे ऊपर आएगा पानी कम होगा ना। मसूरी आपका दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, एक दिन के लिए जाओ, घूम के अच्छे आ जाओ, लेकिन मसूरी में कभी रह के देखो, तब पता चलेगा तुम्हें कि मसूरी में प्रॉब्लम क्या है। मसूरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। सीजन के टाइम पे जाओ, वहां पे जो है धोबी घाट का पानी जाता है घरों में, टैंकर के टैंकर जाते हैं। क्यों, जब पीने के लिए पानी नहीं तो एग्रीकल्चर के लिए कहां से पानी होगा, राइट। तो ये हमारे पास जो लैंड है, अब उपरांव अव्वल और उपरांव दोयम, इन्हीं को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले उपरांव अव्वल से पहले हमारे पास कौन सी थी, नीचे वाली जो लैंड तलाव थी। तलाव को मैंने कंपेरिजन जब किया तो ये लैंड जो है तलाव से 3 गुना कम क्या थी, फर्टाइल थी। ये वाली तो कम थी उपरांव अव्वल, किससे, तलाव ज्यादा थी ना, तो ये कम हो गई। अब इस उपरांव अव्वल को उपरांव दोयम से कंपेयर करो तो यहाँ पे लगभग अगर मैं देखूं तो 1.5 टाइम्स मोर इरिगेटेड देन, या मोर इरिगेटेड या मोर फर्टाइल देन उपरांव दोयम। ये वाली उपरांव दोयम आपका जो है
इससे बेटर लैंड नहीं है, यानी आपका उपराव उबल इज बेटर लैंड देन उपराव दोयम। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पर आगे वाले पे, थर्ड पार्ट पे, यह इजरान। इजरान लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली आपका एक ऐसी लैंड है जिसमें हमारे पास जो क्या है, क्ले है, मिट्टी है, वो इमेच्योर है, यानी आपका कंप्लीटली आपका क्या नहीं हुई, पिरपिरी हुई, दरदरी नहीं कहते जिसको हम, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका रॉकी लैंड है, ठीक है, यानी आपका अपरिपक्व पथरीली भूमि जिसको हम कहते हैं इजरान हो गई। तो आप ये बताओ कि क्या ये लैंड हमारे पास क्या होगी, एग्रीकल्चर के लिए बेटर होगी? नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो इस लैंड को हम फिर डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में। मैंने कहा अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिल रही है, यानी आपका गांव में अगर मिल रही है, तो गांव में हम इसको क्या कह देते हैं, घरिया लैंड। गांव में घर से घरिया बना, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, गांव के बीच में जंगलों में कहीं मिलती है तो इसको क्या कहते हैं, बिचल्या, बीच की लैंड, बिचल्या। और एक और आपका फॉरेस्ट से लगी हुई जो लैंड है, उस फॉरेस्ट से लगी हुई लैंड को हमने क्या कहा आपका, वहां पर बनिया, बन किसको कहते हैं, जंगल को ही तो कहते हैं। तो 3 पार्ट आ गए आपका किसके, हमारे पास इस इजरान लैंड के, जो बेसिकली मैंने कहा हमारे पास एक ऐसी लैंड है जो इमेच्योर है, जो आपका हमारे पास रॉकी लैंड है, और बेसिकली क्या है, आपका फॉरेस्ट के जो एजेस है उनसे लगी हुई है, क्योंकि गांव जो होता है, गांव में बिल्कुल जंगल नहीं होता, गांव के साथ आपका जंगल लगा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इन 3 पार्ट्स में बात करूं तो गांव के बीच की लैंड हमने कहा कौन सी लैंड है, गांव के घर की जो लैंड है उसको घरिया लैंड का, गांव के बीच की लैंड को बिचल्या लैंड का, और गांव के जो आपका एजेस पे लगी हुई लैंड थी, फॉरेस्ट से लगी, उसको हमने बढ़िया लैंड का, यानी आपका फॉरेस्ट लैंड का। ये आपको ध्यान रखना है एक पार्ट। लास्ट आते हैं यहाँ पर कटील लैंड पे, खील लैंड पे। कटील खील की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों ये फॉरेस्ट के बीच में मिलने वाली एक ऐसी लैंड थी जिसको हम कहते हैं कि इसकी आपका प्रोडक्टिविटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि देखो डेंस फॉरेस्ट है। अब डेंस फॉरेस्ट के बीच में आप एग्रीकल्चर अगर कर भी दोगे तो उसमें आपको पता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे वो कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे,